बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादी अब्बास का और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट्स। हमने जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 पर लेक्चर सीरीज़ का निकाद किया, उसको स्टार्ट किया, तो उस हवाले से आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 6 प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस का जो पार्ट है वो बी है, वारंट ऑफ अरेस्ट कि जो हुक्मनामा गिरफ्तारी है, अरेस्ट वारंट है, वो क्या होता है, उसको कैसे अमल में लाया जाता है, और अरेस्ट वारंट के मुतल्लिक कार्रवाई के हवाले से जो सेक्शंस डील करते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 75 से लेकर सेक्शन 86A 75 से लेकर 86A तक हम सेक्शंस पढ़ेंगे। ये आपके सामने है। पार्ट बी है वारंट ऑफ अरेस्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का। सेक्शन 75 है फॉर्म ऑफ अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट कि जो हुक्मनामा गिरफ्तारी है, जो वारंट ऑफ अरेस्ट है, उसकी शक्ल कैसी होती है, वो किस नोयत का होता है, किस तरह का होता है। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट, कोई भी अरेस्ट वारंट है, वारंट ऑफ अरेस्ट है जो कि एक अदालत की तरफ से, कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से जारी किया जाए, शैल बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो एक तो तहरीरी शक्ल में होना चाहिए, उस पर जज साहब के साइन होने चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए, ठीक है। और अगर वो अरेस्ट वारंट बेंच की तरफ से, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किया गया है, तो एनी मेंबर ऑफ सच बेंच, तो उन बेंच के जो जजेस मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक के साइन या किसी एक की तरफ से जारी किया जाना चाहिए। एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और सील ऑफ कोर्ट की उस पर स्टैंप लगी हो, वो सील हो, ठीक है, बाय कोर्ट, कोर्ट की तरफ से वो सील हो। उसके बाद सेक्शन 75 सब सेक्शन 2 कंटिन्यूएंस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट के जो अरेस्ट वारंट है ये कितनी देर तक नाफज रहता है, ये यानी कि ये कितनी देर तक ये चलता है, ये कब खत्म होता है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये एक्सपायर होता है शैल रिमेन इन फोर्स अनटिल कैंसल्ड बाय द कोर्ट, या तो अदालत इसे कैंसिल कर दे जिसने इसे जारी किया, विच इशू डेट, और अनटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, या इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, इस पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए, इसके तहत जिस बंदे को गिरफ्तार करना था वो बंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद सेक्शन 76 है कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, जो अदालत है वो जमानत की हदायत कर सकती है, इसके तहत जो बंदा अरेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ते हैं, एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, कोई भी अदालत जो है वो किसी शख्स के हवाले से अरेस्ट वारंट उसका इशू करती है, ठीक है, और उसमें मे इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट बाय इंडोर्समेंट ऑन दैट वारंट, और उस वारंट पर लिखती है, ठीक है, कि जो शख्स है दैट इफ सच पर्सन एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर हिज अटेंडेंस, कि अगर वो जो शख्स है वो कोई मुचलका या जमानतनामा अपनी हाजिरी के लिए आपको देता है, जो कंसर्न बंदा जिसके पास जो अरेस्ट वारंट लेकर गया है, यानी कि उर्फ में अगर अरेस्ट वारंट जमानती है, ठीक है, तो फिर इसमें लिखा जाता है कि अगर वो शख्स अपने कोई बेल बॉन्ड या मुचलका वगैरह कोई जमानतनामा देता है तो आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है, और उससे मुचलका या जमानतनामा ले लेना है। Until otherwise directed by the court, the officer to the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। तो वही बात के उससे जो जिस ऑफिसर ने उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करवाना है, जिसकी जिम्मा है, ठीक है, उसने वो ड्यूटी बाउंड है कि उससे मुचलका जमानतनामा लेकर उसको कस्टडी से रिहा कर दे, और उससे जो इंडोर्समेंट लेनी है वो कैसी होनी चाहिए, जो मुचलका या जमानतनामा वो कैसा होना चाहिए। सेक्शन 76 सब सेक्शन 2 कहता है द इंडोर्समेंट शैल स्टेट, जो इंडोर्समेंट होगी उसमें ये चीजें होंगी, क्या होंगी, द नंबर ऑफ श्योरिटीज, जो जमानती हैं उनकी तादाद होगी, द अमाउंट इन विच एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड, और उसमें एक रकम का तयन किया जाएगा जिसके तहत वो जो बंदा है वो बाउंड होगा, ठीक है, उस बंदे को पेश करने के लिए या अरेस्ट जिसकी बाबत अरेस्ट वारंट इशू किया जा चुका उसके हवाले से। द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड
बिफोर द कोर्ट, और उसमें वो टाइम भी लिखा होगा जिस टाइम पर वो बंदा मुतलका कोर्ट में पेश होगा। अब उसके बाद सब सेक्शन 3 है रिकॉग्निजेंस टू बी फॉरवर्डेड, के जो मुतलका या जमानतनामा लिए जाते हैं उनको जमा करवाया जाता है। तो वो कहाँ जमा करवाया जाएगा? वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड, जिस ऑफिसर की तरफ से जिस ऑफिसर ने वो मुतलका या जमानतनामा लिया है शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट, तो वो जो मुतलका है वो मुतलका अदालत में जमा करवा देगा, फॉरवर्ड कर देगा। सेक्शन 77 है वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, कि जो वारंट्स हैं वो किसके नाम पर लिखे जाएंगे, कि कौन उनकी तामील करवाएगा। ठीक है, तो ये है कि अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स, कि ये पुलिस ऑफिसर्स के नाम पर जारी किए जाते हैं, एक के नाम जारी हो गए या एक से एक ज्यादा जारी किए जाए, लेकिन बट एट एनी कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में, अगर अदालत ये समझे इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी, कि इस वारंट ऑफ अरेस्ट की फौरी तामील जरूरी है या फौरी एग्जीक्यूशन जरूरी है, और उस वक्त कोई पुलिस वाला भी नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल, को कोई पुलिस वाला भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट जो है कानून यह कहता है कि कोर्ट डायरेक्ट इट टू एनी अदर पर्सन और पर्सन, कि वो किसी भी दूसरे शख्स को इस हवाले से अपॉइंट कर सकती है, और वो जो कंसर्न बंदा होगा वो उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके पास सेम पावर्स होंगी जैसे कि एक पुलिस वाला तमील कुनिंदा जाकर वारंट की एग्जीक्यूशन करवाता है। उसके बाद सेक्शन 77 सब सेक्शन 2 वारंट्स टू सेवरल पर्सन्स, के जो वारंट्स है वो मुख्तलिफ अशखास के नाम भी जारी हो सकते हैं। इसमें एक चीज है व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स और पर्सन्स देन वन इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनी वन और मोर ऑफ देम, के जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो एक से ज्यादा के नाम पुलिस ऑफिसर्स के नाम पर भी जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो तो या सारे कर सकते हैं या उनमें से कोई एक भी जाकर वो वारंट की एग्जीक्यूशन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 78 है वारंट में बी डायरेक्टेड टू लैंडलॉर्ड्स, कि जो वारंट है वो किसी जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं या जो मालिक होते हैं मुख्तलिफ फार्म हाउसेस के मालिक वगैरह, ठीक है, उनके नाम पर भी जारी हो सकते हैं। वो क्या इस हवाले से कानून क्या कहता है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट अ वारंट टू एनी लैंडलॉर्ड फार्मर और मैनेजर ऑफ लैंड, कि जो वारंट है वो किसी लैंडलॉर्ड, किसी किसान या किसी जमीन का जो मैनेजर है जो जमीन की देखभाल कर रहा है उसके नाम भी जारी किए जा सकते हैं, जिसके विद इन द डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन फॉर द रेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस और हु हैज एल्यूडेड परसूट, जिस शख्स की गिरफ्तारी मतलूब है, जिस शख्स की गिरफ्तारी मतलूब है उसको गिरफ्तार करने के लिए उस मुतलका जो एरिया होगा, जो मुतलका वहां पर कोई लैंड लॉर्ड होगा उसके नाम भी जारी किए जा सकते हैं, किसान के नाम भी जारी किए जाते हैं, जिस जमीन में वो बंदा हो सकता है छुपा हुआ हो या उस जगह रह रहा हो, एस्केप्ड कन्विक्ट कोई ऐसा जो मुलजम है जिसको सजा होगी और वो भाग गया, या इश्तहारी या कोई भी दूसरा मुलजम जो है जो नाकाबिले जमानत जुर्म का मुलजम है या खुद को वो अरेस्ट होने से बचा रहा है। ठीक है, तो वो जो लैंडलॉर्ड होगा वो क्या करेगा? ठीक है, सच लैंडलॉर्ड फार्मर और मैनेजर shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute if the person for whose arrest it was issued is in or enters on his land or farm of the land under his charge। तो वो जो लैंड लॉर्ड होगा या जो किसान होगा या जो मैनेजर होगा वो उस वक्त वो तहरीरी रसीद जारी करेगा, तहरीरी रसीद देगा वारंट की और उसको उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर कंसर्न्ड बंदा जिसको गिरफ्तार करना है वो उनकी जमीन पर मौजूद है, उनके खेत पे मौजूद है, उनके फार्म पर मौजूद है, दाखिल हुआ है या वहां पर रह रहा है या किसी भी हवाले से वहां पर मौजूद है,
ایسے زمین کے خطے پر جو کہ اس کی ڈومین میں آتا ہے یا اس کی ملکیت ہے. اس کے بعد when the person against whom such warrant is issued is arrested, جب وہ بندہ اریسٹ کیا جائے, اریسٹ ہو جائے, اگر مالک مکان یا کسان یا مینیجر اس بندے کو گرفتار کر لیں, پھر وہ کیا کریں, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, تو وہ اسی وقت جو قریب ترین پولیس آفیسر ہوگا, ٹھیک ہے, جو تھانہ ہوگا, وہاں پر ان کو لے جا کر ان کے پولیس کے حوالے کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور جو پولیس ہے وہ انڈر سیکشن 76 اگر وہ قابل ضمانت وارنٹ ہے تو اس سے وہ سیکشن 76 کے تحت اس سے متعلقہ ضمانت نامہ لے کر اس کو رہا کر سکتے ہیں. اس کے بعد سیکشن 79 ہے وارنٹ ڈائریکٹڈ ٹو پولیس آفیسر, کہ جو وارنٹ ہے وہ پولیس والے کے نام اگر وارنٹ جاری کیا جائے پھر کیا معاملات ہوں گے. وارنٹ ڈائریکٹڈ ٹو اینی پولیس آفیسر may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. فرض کریں کہ اگر عدالت نے ایس ایچ او کے نام وارنٹ جاری کیا, ایس ایچ او کو حکم دیا کہ آپ فلاں شخص کو گرفتار کریں, اور ایس ایچ او آگے جو وارنٹ ہے اس پر اپنے ایک کانسٹیبل کا یا اے ایس آئی کا نام لکھ دیتا ہے کہ تم جا کر اس شخص کی تمیل کرو یا اس شخص کو گرفتار کرو, تو وہ جو اے ایس آئی ہے یا کانسٹیبل ہے اس شخص کو گرفتار کر سکتا ہے, اور اس کے پاس وہ سیم پاورز ہوں گی اور اس کی جو تعمیل ہے وہ ایسے سمجھی جائے گی جیسے ایس ایچ او نے کی ہے. اس کے بعد سیکشن 80 ہے نوٹیفیکیشن آف سبسٹانس آف وارنٹ, کہ جو اریسٹ وارنٹ کا سبسٹانس ہے اس کی جو تحریر ہے اس کے متعلق کس کو مطلع کرنا ہے, کس کو بتانا ہے اریسٹ وارنٹ کی تحریر کے والے کہ اریسٹ وارنٹ میں کیا ہے, یہ کیوں جاری کیا ہوا ہے. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance. وہ جو پولیس آفیسر ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو شخص ہے جو اریسٹ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, وہ جو اریسٹ وارنٹ کا سبسٹانس ہے, جو اس کا مضمون ہے, جو اس کی تحریر ہے, وہ اس ملزم کو دکھائے گا, پرسن ٹو بی اریسٹڈ, جس ملزم کو, جس بندے کو وہ گرفتار کر رہے ہیں, اور اگر وہ ملزم چاہتا ہے تو پھر وہ اریسٹ وارنٹ اسے دکھائیں گے بھی, ٹھیک ہے, شیل شو ہم دا وارنٹ. اس کے بعد 81 سیکشن ہے پرسن اریسٹڈ ٹو بی براٹ بیفور کورٹ ود آؤٹ ڈیلے, کہ جو شخص ہے, جس شخص کو گرفتار کیا گیا اس کو بغیر کسی ڈیلے کے, بغیر کسی دیر کے اس کو پیش کیا جائے. کہاں پیش کیا جائے, اس حوالے سے ہے کہ دا پولیس آفیسر or other person executing a warrant of arrest shall subject to the provision of section 76. اگر تو وہ قابل ضمانت ریسٹ وارنٹ ہے, سیکشن 76 کی ڈومین میں آتا ہے تو اسے وہ مچلقہ لے لیں گے. اگر وہ سیکشن 76 کی ڈومین میں نہیں آتا تو بغیر دیر کے without unnecessary delay, بغیر دیر کے اس شخص کو bring the person arrested before the court, اس عدالت کے سامنے لا کر پیش کریں گے. اس کے بعد سیکشن 82 ہے ویئر وارنٹ میں بی ایگزیکیوٹڈ, کہ جو وارنٹ ہیں وہ کس جگہ پر, کس جگہ پر ایگزیکیوٹ کیے جا سکتے ہیں, ان کی تمیل ہو سکتی ہے. اب وارنٹ آف اریسٹ میں بی ایگزیکیوٹڈ ایٹ اینی پلیس ان پاکستان, کے پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پر جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ ان کی تمیل کروائی جا سکتی ہے, وہ ایگزیکیوٹ کروائے جا سکتے ہیں. اس کے بعد سیکشن 83 ہے وارنٹ فارورڈڈ فار ایگزیکیوشن آؤٹ سائڈ جورسڈکشن. اگر جو وارنٹ ہے وہ ایشو کیا گیا اور وہ اس جگہ کی بابت ایشو کیا گیا کہ اس ایریا کے شخص کے حوالے سے ایشو کیا گیا, جو شخص اس عدالت کی جو جاری کرتی ہے وارنٹ اریسٹ اس کی ڈومین میں یا اس کی جورسڈکشن میں یا اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. فرض کریں اگر ننکانہ صاحب کا جو مجسٹریٹ ہے وہ اریسٹ وارنٹ جاری کرتا ہے اور جس ملزم کی بابت وہ اریسٹ وارنٹ جاری کیا گیا ہے, جس بندے کو گرفتاری کے حوالے سے وارنٹ جاری کیا گیا وہ ڈسٹرکٹ شیخو پورہ میں رہائش پذیر ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا جو کورٹ ہے وہ یہ کرے گی, کورٹ میں انسٹیڈ آف ڈائریکٹنگ سچ وارنٹ ٹو پولیس آفیسر کو ڈائریکشن نہیں دے گی, اس کی ڈائریکشن کے بغیر فارورڈ دا سیم بائی پوسٹ اور ادروائز, اسی وقت وہ جو اریسٹ وارنٹ ہے اس کو بائی پوسٹ یا کسی بھی دوسری طریقے سے اس متعلقہ جس اب شیخ پورے کا جو مجسٹریٹ ہے یا جو وہاں کا ڈی ایس پی ہے اس کو ریفر کر دیں گے اور وہ اس اریسٹ وارنٹ کی آگے تمیل یا اس کی ایگزیکیوشن کریں گے. اس کے بعد ہے دا مجسٹریٹ آر
district superintendent to whom such a warrant is so forwarded shall endorse his name thereon। तो वो जो DSP होगा या मजिस्ट्रेट होगा दूसरे जिला का, वो उस अरेस्ट वारंट पर अपना नाम इंडोर्स करेगा और उसकी आगे तमील करवाएगा। उसके बाद है कि सेक्शन आगे आ जाता है 84, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, कि अगर जो पुलिस को अगर डायरेक्शन दी जाए कि आपने इस बंदे को दूसरी जगह से या बैरूनी हदूद से पकड़ के लेके आना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगर एक तो है ना तरीका के मुतलका मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया गया, लेकिन अगर पुलिस को फॉरवर्ड किया जाए तो फिर क्या? When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the locate limits of jurisdiction of the court issuing the same, जब पुलिस को ही ये अरेस्ट जो है डायरेक्शन दी जाए कि आपने उस शख्स को गिरफ्तार करना है जो दूसरे जिले के हदूद में मौजूद है, तो वो क्या करेगा? He shall ordinarily take it for endorsement either to a magistrate or to police officer not below the rank of officer in charge of a police station। तो वो जो पुलिस वाला है वो अरेस्ट वारंट को लेकर जाएगा उसकी इंडोर्समेंट के लिए मुतलका मजिस्ट्रेट के पास, दूसरे जिले के मजिस्ट्रेट के पास, या किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर के पास जिसकी वो डोमेन में वो एरिया आता है, नॉट बिलो द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि एसएचओ से कम रैंक का पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, उसकी इंडोर्समेंट लेंगे और वो उसे आगे तामील करवाएंगे। उसके बाद सच मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर शेल इंडोर्स हिज नेम, तो वो जो मजिस्ट्रेट होगा दूसरे जिले का या पुलिस ऑफिसर होगा वो उस पर अपना नाम, अरेस्ट वारंट पर अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम इंडोर्स करेंगे और उनकी जो इंडोर्समेंट होगी वो सफिशिएंट अथॉरिटी समझी जाएगी, वो सफिशिएंट अथॉरिटी समझी जाएगी उस पुलिस वाले को जिस पुलिस वाले के नाम वो वारंट जो है वो एग्जीक्यूट करने के हवाले से उसकी ड्यूटी लगाई गई है, तो उसके बाद वो सेम पावर्स आ जाएंगी और वो उससे एसएचओ की इजाजत लेकर वो मुतलका बंदे को गिरफ्तार कर सकता है। और अगर उसको जरूरत है तो जो वहां की पुलिस होगी, जो उस थाने की या दूसरे जिले की पुलिस होगी, वो उसे असिस्ट भी करेगी, उसकी हेल्प भी करेगी, यानी कि ये लिखा है इफ सो रिक्वायर्ड असिस्ट सच ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिंग सच वारंट। उसके बाद सब सेक्शन नंबर 3 है वेन एवर देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द डिले ओकेजन्ड बाय ऑब्टेनिंग द एंडोर्समेंट ऑफ द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, अगर उस पुलिस ऑफिसर को ये खतरा है कि अगर मैं दूसरे जिले के मजिस्ट्रेट या किसी उसके एसएचओ या पुलिस के पास मैं दूसरी पुलिस के पास जाऊंगा तो इन दोनों में उनके एंडोर्समेंट लेने में, उनसे इजाजत लेने में मुझे काफी देर हो जाएगी और इस देर की वजह से हो सकता है जो अरेस्ट वारंट है उसकी एग्जीक्यूशन ना हो सके और जो बंदा वहां से भाग जाए। तो फिर क्या है कि वो जो पुलिस ऑफिसर होगा, द पुलिस ऑफिसर टू होम इट इज डायरेक्टेड मे एग्जीक्यूट द सेम विदाउट सच एंडोर्समेंट, तो वो उस इजाजत के बगैर, उस एंडोर्समेंट के बगैर भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है उस तमाम जुरिस्डिक्शन में, तमाम बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन, दायरा इख्तियार के हवाले से परे होकर, जुरिस्डिक्शन को परे रखते हुए वो वहां पर यानी कि बगैर इजाजत के भी उसकी एग्जीक्यूशन कर सकता है। लेकिन फिर उसको अरेस्ट वारंट पर ये लिखना होगा कि ये इस तरह के मामला हैं और अगर मैं ना जाता तो ये बंदा भाग भी सकता था और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो मुकम्मल ना हो सकती थी। उसके बाद सेक्शन 85 है। अब 85 क्या कहता है जी? 85 कहता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। जो शख्स गिरफ्तार हो गया, अगर जो मुलजम है, अगर जो मुलजम है वो दूसरे जिले में गिरफ्तार हो गया, अब उसके गिरफ्तार होने के बाद उसका क्या प्रोसीजर है जिस शख्स की तरफ से जिस शख्स को पकड़ने के लिए वो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। फिर क्या होगा? व्हेन अ वारंट अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि दूसरे जिले में अगर उसको एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? द पर्सन अरेस्टेड शैल unless the court which issued the warrant is within 20 miles of the place of arrest, कि अगर जिस अदालत की तरफ से वो अरेस्ट वारंट जारी किया गया अगर तो वो 20 मील के अंदर वाक़ है या वो दूसरे मजिस्ट्रेट या दूसरे डीएसपी से करीब तरीन है, ठीक है, और सेक्शन 76 की रिक्वायरमेंट
बी नहीं लगती तो वो जो शख्स है वो उसी वक्त अपनी मुतलका जो मजिस्ट्रेट है, जो अपने ज़िले का मजिस्ट्रेट होगा, उसके पास वो उस बंदे को पेश कर देगा। ठीक है, अगर 76 की रिक्वायरमेंट है तो फिर उससे बेल, उससे मुचलका लेकर उसको छोड़ देगा। उसके बाद है सेक्शन 86 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट, कि उस वक्त क्या करना है जब एक बंदे को गिरफ्तार करके वो मुतलका जो दूसरे जिले से बंदे को गिरफ्तार किया और वहां का जो मजिस्ट्रेट है या डीएसपी उसके पास उसको पेश किया गया, तो उसने क्या करना है। बेसिकली ये जो सेक्शन है 86 ये सफरी रिमांड के हवाले से ट्रांजिटरी रिमांड को डील करता है। ठीक है, सच मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट शैल इफ द पर्सन arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant direct his removal in custody to such court। वो जो मजिस्ट्रेट होगा वो उस वक्त उसकी जो कस्टडी है वो उसको हुक्म देगा कि इसकी जो कस्टडी है या इसको इसकी जो कस्टडी है ये आप मुतलका कोर्ट में जाकर पेश करें या इसको आप दूसरी कोर्ट में पेश करेंगे, वो उनको डायरेक्शन देगा। ठीक है, इनके इंडोर्समेंट करते हुए। इसके बाद प्रोवाइजो है कि इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, कि अगर जो जिस जुर्म की बाबत वो अरेस्ट वारंट जारी किया जा चुका है, ठीक है, या सेक्शन 76 की जो रिक्वायरमेंट है तो उसको बेल दी जानी चाहिए और जो शख्स है मुतलका शख्स जो है वो जमानत दाखिल करने के लिए या मुचलका दाखिल करने के लिए राजी भी है, वो विलिंग है, ठीक है, वो करना चाह रहा है, तो जो अदालत है शेल टेक सच बेल एंड सिक्योरिटी एज द केस में बी, और उससे वो मुचलका जमानतनामा ले लेगी और उसको डायरेक्शन दे देगी कि आपने उस मुतलका अदालत में फलां टाइम फलां वक्त में आपने पेश होना है, और जो उसका मुचलका या जमानतनामा होगा वो उस अदालत को जो जिस अदालत ने वो जारी किया अरेस्ट वारंट उस अदालत को ट्रांसफर कर देगी। उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो है इफ द ऑफेंस इज नॉट बेलेबल एंड नो डायरेक्शन हैज बीन एंडोर्स्ड अंडर सेक्शन 76 ऑन द वारंट, और अगर वो कहता है कि अगर वो जुर्म नाकाबिले जमानत है और सेक्शन 76 की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो जो उस इलाके का मुतलका सेशन जज होगा, जो उस इलाके का मुतलका सेशन जज होगा, वो सेक्शन 497 को इंडोर्स करते हुए उस शख्स को अगर वो सफिशिएंट रीजन प्रोवाइड करता है, कोई माकूल वजह बयान करता है, तो उसे अबूरी जमानत देगा। यानी कि अबूरी जमानत बाद गिरफ्तारी, उसकी अरेस्ट के बाद उसको अबूरी जमानत देगी। द पर्सन ऑन एन इंटरम बेल ऑन सच बॉन्ड और सिक्योरिटी, तो वो मुतलका सेशन जज है उसको अबूरी जमानत देगा, अबूरी जमानत देकर उससे मुचलका ले रिसीव करके उसको हुक्म देगा कि आपने फलां टाइम फलां डेट को अपने मुतलका मजिस्ट्रेट जैसा आपके पास पेश होना है। ठीक है, उसके बाद आगे सब सेक्शन 2 है कि ये जो सेक्शन है ये किसी भी पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 76 के तहत मुचलका लेने से नहीं रोक सकता। उसके बाद सेक्शन 86A है प्रोसीजर फॉर रिमूवल एंड कस्टडी टू ट्राइबल एरिया, ये लास्ट सेक्शन है आज के लेक्चर का। इसमें यह है कि अगर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसको गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने लेकर जाना है ट्राइबल एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर लेकर जाना है। ठीक है, और उसकी जो कस्टडी है वो कहता है कि वेयर अ पर्सन अरेस्टेड अंडर सेक्शन 85 के तहत उसको अरेस्ट किया गया दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है, ट्राइबल एरिया की जगह, तो क्या होगा, वो जिस जगह से उसको गिरफ्तार किया गया ही शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ व्हिच जुरिसडिक्शन ही अरेस्ट द अरेस्ट वाज मेड, जिस जगह से उसको गिरफ्तार किया गया उसी जगह के मुतलका मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश किया जाएगा। वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या करेंगे, शैल हियर द केस इन द सेम मैनर एज हैव द सेम जुरिसडिक्शन एंड पावर्स, वो अपने तमाम तर इख्तियारात को बरूए कर लाते हुए उस केस की समाअत करेंगे। उस समाअत करने के बाद अगर इंक्लूडिंग द पावर्स टू ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, वो वहां पर एक शहादत भी लेंगे, वो एविडेंस भी लेंगे, और एविडेंस लेने के बाद अगर वो समझते हैं, ठीक है, अगर वो समझते हैं इफ एंड सच मजिस्ट्रेट shall direct the removal of the arrested person in custody if he is satisfied that the evidence produced before him
raises a strong and probable presumption that the accused, the person arrested, committed the offence mentioned in the warrant. اور اگر مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ اس نے وہ جرم واقعتاً کیا ہے جو اریسٹ وارنٹ میں لکھا ہوا ہے، وہ جرم اس نے واقعہ کیا ہے، تو پھر اس کی کسٹڈی جو ہے وہ متعلقہ جو ٹرائبل ایریا کا مجسٹریٹ ہوگا اس کے پاس پیش کرنے کا وہ حکم جاری کرے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے پروکلمیشن اینڈ اٹیچمنٹ، اشتہار اور جو کرکی ہے وہ اس حوالے سے ہم نے سیکشن پڑھنے، سیکشن 87 سے لے کر 89 تک، آئی تھنک یہ ہاں 89 تک انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔